Good morning, students. Today we will discuss limitations of Mendeleev's periodic table. And the very first limitation of Mendeleev's periodic table is position of hydrogen is not well explained in his periodic table. देखिए, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को जो पोजीशन दी, उस पोजीशन को उन्होंने वेल एक्सप्लेन नहीं किया, उसका एक वेल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए कि उन्होंने हाइड्रोजन को वहीं पे क्यों रखा, कहीं और क्यों नहीं। उसको मैं आगे एलेबरेट कर रही हूँ, वो जरा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और पीरियड फर्स्ट में हाइड्रोजन को रखा। ग्रुप 1 या ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल्स थे। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, उसे ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखा गया? हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो इसे नॉन मेटल वाले ग्रुप में रखना था। फिर इसे ग्रुप फर्स्ट में इन एल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखा? आंसर ये है क्योंकि हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल से मैच करता है, और वो मैच करता है ग्रुप फर्स्ट के ऑक्साइड और हाइड्राइड के जनरल फॉर्मूला से। ग्रुप फर्स्ट के ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला होता है R2O और हाइड्राइड का RH, और यही जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन और बाकी के एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड का। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव उसने हाइड्रोजन जैसे नॉन मेटल को ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल्स के साथ इसलिए रखा क्योंकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड के जनरल फॉर्मूले R2O RH से मैच करता है, इसलिए उसे ग्रुप फर्स्ट में रखा विद दीज एल्कली मेटल्स। अच्छा, तो उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूले जैसी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हाइड्रोजन को इन एल्कली मेटल्स के साथ ग्रुप फर्स्ट में रखा। इसकी बजाय वो हाइड्रोजन को, जो कि एक नॉन मेटल था, उसको दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ग्रुप 7 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे नॉन मेटल्स, जिन्हें हम हैलोजेंस भी कहते हैं, उनके साथ भी तो रख सकता था। और मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे नॉन मेटल्स हैलोजन से मैच करती है? वो है कि हाइड्रोजन इनकी तरह आयोनिक बॉन्डिंग करता है विद मेटल्स और कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है विद नॉन मेटल्स। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हाइड्रोजन जैसे नॉन मेटल्स को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे नॉन मेटल्स हैलोजन के साथ ग्रुप 7 में भी तो रखा जा सकता था। क्यों उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड जैसी केमिकल प्रॉपर्टी को ही एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या पैरामीटर लेते हुए एक नॉन मेटल को एल्कली मेटल्स के ग्रुप में रखा? तो इस बात को उन्होंने क्लियरली वेल प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, और इसलिए हम हाइड्रोजन की जो पोजीशन है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, उससे हम जस्टिफाई नहीं करते ना। सेकेंड
सेकेंड लिमिटेशन है पोजीशन ऑफ isotopes is not well defined. आइसोटोप की पोजीशन वेल डिफाइन नहीं थी, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ये भी उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास यानी मास नंबर डिफरेंट होता है, नोन एज आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, नेचर में हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 तरह के एटम्स पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है 1 1 1 यानी सेम, बट एटॉमिक मास या मास नंबर होता है 1 2 3 यानी कि डिफरेंट। हाइड्रोजन के इस आइसोटोप को प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम। इस तरह से नेचर में हाइड्रोजन के 3 टाइप्स के एटम्स या आइसोटोप्स पाए जाते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर 1 1 1 but different atomic masses or mass numbers 1 2 3. That is called isotope. Now मेंडलीव ने इन आइसोटोप्स के बारे में अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ भी मेंशन नहीं किया। कैसे? क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे, यानी जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है वो पहले क्लासिफाई हुआ, फिर उसके बाद में जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था वो बाद में, और फिर और ज्यादा वाला बाद में। इस तरह से मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई पोजीशन दी। तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास होता है 1 यानी कि सब में सबसे कम, उसको पीरियड फर्स्ट में जगह मिली क्योंकि उसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, तो पीरियड फर्स्ट में सबसे फर्स्ट जगह उसे मिली, और ग्रुप फर्स्ट में क्योंकि उसकी ऑक्साइड और हाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ग्रुप फर्स्ट से मैच करता है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे उसे पीरियड फर्स्ट में जगह मिली। ठीक है, अच्छा, ये तो वो हाइड्रोजन हुआ जिसका एटॉमिक मास 1 है यानी कि प्रोटियम, जबकि नेचर में 2 और तरह के हाइड्रोजन के एटम्स या आइसोटोप पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक मास 2 और 3 होता है। वो कहाँ आएंगे? क्योंकि ये तो वो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास 1 है, लीस्ट है, इसलिए वो पीरियड फर्स्ट में आया। लेकिन हाइड्रोजन के 2 और एटम्स और आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक मास 2 और 3 है, वो कहाँ आएंगे? इसके बाद आएंगे तो उनका ग्रुप चेंज हो जाएगा, जिनसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्साइड और हाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। आप कहोगे इसी के साथ आएंगे, तो इसके साथ कैसे आएंगे? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था। इसका एटॉमिक मास 1 है तो ये सबसे पहले आना चाहिए, और बाकियों का 2 और 3 है तो वो बाद में आने चाहिए। लेकिन बाद में कहाँ आने चाहिए, इसके बारे में मेंडलीव ने कोई एक्सप्लेनेशन, कोई डेफिनेशन, कोई मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गई उसकी सेकेंड लिमिटेशन। नाउ थर्ड लिमिटेशन, एनोमलस पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। मतलब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट और निकल को जो पोजीशन दी उसमें एनोमली थी, थोड़ी गड़बड़ी थी। वो कैसे? देखिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर 5 है उसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसको जरूर देखिएगा, और उसमें आप देखेंगे ग्रुप 8 और पीरियड 4th, ग्रुप 8th
और पीरियड 4 की फर्स्ट सीरीज में कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई पोजीशन दी गई है। ठीक है, अब कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.93 होता है और निकल जिसका 58.71 होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखें तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 और निकल का 58.71, यानी कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है और निकल का कम है। बावजूद इसके कोबाल्ट पहले है, निकल बाद में है, जबकि एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस निकल जिसका एटॉमिक मास कम है 58.71 वो पहले आना चाहिए, कोबाल्ट 58.93 बाद में आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कोबाल्ट और निकल की पोजीशन सही नहीं है, इसमें एनोमली गड़बड़ी है। अब मेंडलीव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि मेंडलीव कोबाल्ट और रोडियम जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी मैच रिजेंबल करती है, उनको एक ही कॉलम में रखना चाहता था। अब एक ही कॉलम में रखने के लिए उसे कोबाल्ट को निकल से पहले रखना पड़ा। तो निकल जिसका एटॉमिक मास कम है उसे बाद में रखा और कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास निकल से ज्यादा है उसे पहले रखा, ताकि कोबाल्ट रोडियम के साथ एक ही कॉलम में आ जाए जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती है। ठीक है, ऐसा उसने किया, लेकिन था ये रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसने एक पैरामीटर फॉलो किया, सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। भाई कोबाल्ट और रोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, इसलिए एक कॉलम में वो रखना चाहता था। तो सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए उसने कोबाल्ट रोडियम को साथ में एक कॉलम में रख दिया। लेकिन उसने दूसरा पैरामीटर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इसको उसने वायलेट कर दिया, इसको उसने फॉलो ही नहीं किया। कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है फिर भी उसको पहले रखा और निकल का कम होता है उसको बाद में रखा। तो उसने एक पैरामीटर को फॉलो करने के लिए दूसरे पैरामीटर को वायलेट कर दिया। मतलब कोबाल्ट को रोडियम के साथ रखने के लिए उसने कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसे निकल से पहले रख दिया जिसका एटॉमिक मास कम होता है। तो उसने इस एक गड़बड़ी को किया। ठीक है, तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन है। नाउ फोर्थ लिमिटेशन, atomic mass is not the correct parameter to predict undiscovered elements। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया, मेंडलीव ने कहीं कहीं पर कुछ गैप्स, कुछ स्पेसेस, कुछ जगह छोड़ी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे कहीं कहीं पे ये फील हुआ कि इन दो एलिमेंट के बीच का एटॉमिक मास डिफरेंस ज्यादा है। जैसे कैल्शियम और टाइटेनियम, कैल्शियम को उसने क्लासिफाई किया, उसके बाद अगला एलिमेंट टाइटेनियम था, उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, अब कैल्शियम के बाद टाइटेनियम था तो कैल्शियम पहले उसे रखा, फिर बाद में एक जगह स्किप हुई, फिर टाइटेनियम रखा गया। तो उसने ये देखा कि भाई कैल्शियम और टाइटेनियम के बीच में कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा है? 8 का, जो कि ज्यादा है। ठीक है, तो इतने का डिफरेंस है तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास इन दोनों के बीच का है। ठीक है, और वो इस बीच के गैप में फिट बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने वहां पे जगह छोड़ी। आगे भी उसने यही किया। उसने देखा जिंक और आर्सेनिक के बीच में लगभग 10 का एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा है, तो जरूर इन दोनों के बीच में कोई दो ऐसे एलिमेंट होंगे जो अनडिस्कवर्ड है। ठीक है, लेकिन जब भी डिस्कवर होंगे उनका एटॉमिक मास इन दोनों के बीच का होगा और इन दोनों के बीच में वो आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कुछ गैप छोड़े फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। लेकिन
यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं होता है कि एक का एटॉमिक मास मान लो 60 है तो अगले का 61 हो सकता है उसका 63 या 64 या फिर 66 भी हो सकता है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास कभी भी रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ता, कि भाई मान लो इसका एटॉमिक मास 10 है तो अगले का 11 हो, उससे अगले का 12 हो, उससे अगले का 13 हो। ऐसे रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ता कि भाई 10 है फिर 11 फिर 12 फिर 13। अब मान लो 12 वाला नहीं मिल रहा तो पक्का यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, हो सकता है 12 किसी का हो ही नहीं, सीधा 13 हो। तो इसका मतलब एटॉमिक मास कभी भी रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ता कि 10 11 12 13। हो सकता है 10 के बाद सीधा 13 या सीधा 15 हो। तो उस बेसिस पे हम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक और लिमिटेशन थी मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, जिनको मैं ब्रीफली लास्ट में एक और बार बता रही हूँ। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट well explained. Second, position of isotopes is not well defined. Third, anomalous position of cobalt and nickel. And fourth, atomic mass is not the correct parameter to predict undiscovered elements, as atomic masses do not increase in a regular manner. So this is all from my side. Thank you. Have a nice day.